दिक्कत है, एमडब्ल्यू में भी दिक्कत है, क्या करोगे? चलो जी, हमने लास्ट क्लास में कौन सा पेपर पढ़ा है? लास्ट क्लास में थे आप? हाँ ठीक है। तो आज हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, और आज हम लोग आप लोगों को जो मॉड्यूल दिया है उसका सैम्पल पेपर 4 करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सैम्पल पेपर 5 पढ़ा था, और उसके अलावा 3 सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के पोर्टल पे डाले हुए हैं और अब यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं। तो सैम्पल पेपर ये तो कौन से वाला है? ये सैम्पल पेपर 4 है। मैंने 5 लास्ट क्लास में कराया है। हाँ, और 1, 2 और 3 वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। तो पहले ये वाला सैम्पल पेपर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है आपको? दांत क्यों फाड़ रहा है फिर? यार मजाक यार, उसको छोड़ देना यार, पढ़ ले चल। हाँ, बड़े नहीं हुए हैं ये अभी तक। चलो, तो अपन शुरू कर रहे हैं सैम्पल पेपर 4। थोड़ा और स्पीड से चलेंगे क्योंकि आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया है। तो सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आ रहा है, बड़ा बेसिक सा है। सवाल दे रखा है, स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड हमें बतानी है। तो सिंपल सवाल है सर, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया? ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, इतना ज्यादा इजी नहीं आ सकता। लेकिन हाँ सर, तो फिर ऐसा क्या आ सकता है? ऐसा आ सकता है कि डाइन अर का कन्वर्जन आ सकता है, वो आप लोगों को याद होगा। हो सकता है आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू द पावर माइनस कितना होता है? 11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू लिखी हो, और फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसकी सीजीएस में वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको कोई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन बनाया है ये एनसीईआरटी से मोटिवेट होकर बनाया गया है। एनसीईआरटी में एक, आपने अगर देखा होगा, एनसीईआरटी मैंने बैक एक्सरसाइज आपको रिसेंटली करवाई भी थी, तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्जन के डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बट ये तो बहुत ज्यादा इजी होगा, इतना इजी थोड़ा ना आता होगा, ऑफ कोर्स, है ना। चलो, अगला सवाल आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एग्जिबिट्स द ग्रेटर वेलोसिटी। हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? स्लोप देती है सर वेलोसिटी। तो इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। सही है क्या? चलें भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 40 वैक्टर्स, कितने? 40 वैक्टर, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 आर कंप्लीटली रिप्रेजेंट बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन अ सेम ऑर्डर। देखो 40 वैक्टर्स दे रखे हैं। अगर हमारे पास दो वैक्टर्स हो सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल से टेकन इन अ ऑपोजिट ऑर्डर। अबे याद नहीं आया क्या? मान लो ये दो वैक्टर्स हैं पी और क्यू, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? थर्ड साइड ऑफ अ वेक्टर टेकन इन अ ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये P है, ये Q है, तो R क्या होगा? R होगा P प्लस Q। और R की वैल्यू कितनी होगी बता दें? एनालिटिकल मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? इसका वैल्यू होगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। हाँ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात करें तो P और Q सेम ऑर्डर में होते हैं, और R जो है अपोजिट ऑर्डर में होता है। लेकिन अगर P, Q और R तीनों ही सेम ऑर्डर में हो जाएं, भाई यहां पे तो P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर में अगर देखा जाए तो R वेक्टर क्या बनकर निकलेगा? P प्लस Q बनेगा। लेकिन अगर सारे के सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हो जाएं तो रिजल्टेंट क्या होगा हर्षिता? अगर P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर सारे वेक्टर्स किस में हो जाएं? सेम ऑर्डर में हो जाएं, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? आंसर बनेगा 0। जब भी कोई दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं
उनका रिजल्टेंट थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल होता है बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि तीनों की तीनों सेम ऑर्डर में हो जाएं तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो हो जाता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो अगर तीन वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, सेम ऑर्डर का मतलब होता है, अच्छा सेम ऑर्डर के बाद वो खत्म भी वही होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, सही है क्या? अब अगर मैं बोलूं P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर, S वेक्टर एंड लेट्स सपोज T वेक्टर, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T कितना आएगा? 0 आएगा। तो चाहे n नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लो, चाहे कितने भी वेक्टर्स हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सारे के सारे सेम ऑर्डर में हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है इसका? हमेशा 0। तो 40 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स आर कंप्लीट रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, द रिजल्टेंट विल बी व्हाट? 0। सही है क्या? रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है which of the following projectile, which of the quantity of the projectile remains unchanged? क्या अनचेंज रहता है? जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होती? लास्ट क्लास में बात हुई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लास्ट क्लास में लास्ट सैंपल पर हमने पढ़ा था कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है बच्चों, ऐसे जाता है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें ये u वेलोसिटी, ये थीटा एंगल है, तो यहां पे ये कंपोनेंट होता है u cos थीटा, ये होता है u sin थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो चेंज होता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता, यानी वेलोसिटी विल रिमेन u cos थीटा ओनली। वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। यानी इसका आंसर क्या बन जाता है? ऑफ कोर्स ऑप्शन डी बन जाता है। सर चलो ठीक है डी तो बन गया, सर ये क्यों नहीं बना? सर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है हमेशा, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, हाँ या ना? तो मोमेंटम कंजर्व रहता है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता क्या? देखो ऐसा है, अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो चेंज हो रही है ना भाई। इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा। यहां कितना है? 0 है। अच्छा यहां पे कितना होगा? u sin थीटा। अब इसकी डायरेक्शन बदल गई कि नहीं बदल गई? पहले प्लस u cos sin थीटा था, अब कितना हो गया? यानी कि y एक्सिस के अबाउट तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है। अगर यहां पे लिखा होता ऑप्शन में कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस तो ये भी सही जवाब हो सकता था। बोलो हाँ या ना? हो सकता था क्या? अगर यहां पे क्या लिखा होता? मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। भाई जब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रही, यानी कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। अच्छा अगर लिखा होता मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस तो सर वो तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। अच्छा कोई निकाल सकता है क्या पूरी जर्नी के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? फॉर होल जर्नी चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? पूरी जर्नी के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई। हमने एम कॉमन निकाल लिया। बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस यू साइन थीटा। इनिशियल कितनी है? यू साइन थीटा। बोलो तो सही यार। भाई ये वाली तो वेलोसिटी प्लस है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो डेल्टा बी कितना आ गया बच्चों? ये आ गया माइनस ऑफ 2mu sin थीटा। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट? चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। अगर मैं बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस तो देयर इज अ नो चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस बिकॉज़ मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट अलोंग x एक्सिस। अच्छा अगर मैं बात करूं एनर्जी की तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो तो सर चेंज हो ही रहा है, दिख रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो एक क्वेश्चन से दो तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहां से निकाल लिए। अगला सवाल है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होता क्या है रॉकेट के अंदर? रॉकेट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कंबशन चैम्बर होता है, वहां पे फ्यूल कंबस्ट करता है, एग्जॉस्ट चैम्बर से जो फ्यूम्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, वो नीचे जाती हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पे तो थर्ड लॉ लग रहा है, नहीं सर थर्ड लॉ भी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्योंकि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एक्सटर्नल रॉकेट पे 0 होती है, पी हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है क्योंकि फ्यूम्स नीचे जा रहे हैं, गैसेस नीचे जा रही है, तभी तो रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक आंसर सही हो सकता है, यानी 5वें का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए सही।
अगला है रॉकेट्स आर गिवन कोनिकल शेप, उनकी शेप कोनिकल क्यों होती है? कोनिकल शेप होने का कारण उनका क्या है बच्चों? कोनिकल शेप होने का कारण है कि वो एयर रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग करते हैं, उनकी बॉडी को कोनिकल बनाया जाता है। तो रिड्यूसेस मास, नो। टू इंक्रीज द स्पीड, नो। टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन, टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन द शेप ऑफ अ रॉकेट आर मेड स्लाइटली कोनिकल। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे स्कूल में एरर्स कटवा दिया था और प्री बोर्ड में आ गया, तो कट गया इसका मतलब? अरे मतलब एरर्स कट गया मतलब, तो एरर्स कट गया, तुझे पढ़ना है एरर्स क्या? नहीं पढ़ना ना, ठीक है, वेरी गुड। तो जिसके स्कूल में आ गया। देखो ये तो किसी को नहीं पता स्कूल में क्या देंगे, बट मेरा जो तजुर्बा कहता है वो ये है कि आपको 99.99% केस में जो फाइनल पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा। एनसीईआरटी में मेजोरिटी, अगर कुछ क्वेश्चन फिर भी बाहर से आए तो भी चलेगा। देखो 100% एनसीईआरटी से तो बोर्ड का पेपर नहीं बनता भाई, सीबीएसई 12वीं का पेपर 100% एनसीईआरटी से नहीं बनता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से, वो कहीं ना कहीं से बाहर से आएगा, किसी सैम्पल पेपर में से आएगा, किसी किताब में भी से आ जाएगा, जो सीबीएसई सैम्पल पेपर इशू करती है उससे आ जाएगा, कोई प्रीवियस ईयर से आ जाएगा। तो 11वीं में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए भी मोस्टली आपको क्या करना है, इसलिए आपको एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना है। वो मैंने बुकलेट पढ़ा दी इसलिए तो पढ़ाया है। आप लोगों को मैंने लगभग 10 मॉड्यूल्स दिए होंगे, हाँ, और लगभग 50 से ज्यादा मैंने डीपीपी दी होंगी और 15-20 तो टेस्ट ले लिए होंगे। तो सब कुछ इकट्ठा कर लो, जो कुछ पढ़ाया हुआ है वो सब एग्जाम में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। कि काफी ज्यादा बता दिया मैंने, कितना सारा पढ़ेंगे कैसे, दिया तो इतना ही है ना? दिया है, सोच ही रहा है अभी भी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक याद है क्या? इन इलास्टिक एक होता था, इन इलास्टिक होता था परफेक्टली इलास्टिक, एनर्जी का लॉस यहां पे होने वाला है। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती ही नहीं है, आप सबको पता है भाई। इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक होते ही शर्त पे था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो, पढ़ाया नहीं लास्ट क्लास में यार, पढ़ा तो हम लोगों ने। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, नहीं सर। मैकेनिकल एनर्जी, सही है सर, ये गलत है। ये तो दो ऑप्शन नहीं है, पता नहीं क्यों उन्होंने किताब में एक एक दो कर रखे हैं। देखो यहाँ भी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, यहाँ भी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा है। आंसर क्या है ऑफ कोर्स इसका? ऑप्शन सी। चलिए जी अगला सवाल। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, एनालॉग होता है उसके जैसा, फोर्स जैसा कौन? सर ये मैंने कई बार क्लास में बोला, एनालॉजी है ना, एनालॉग। चलिए जी अगला लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr²। व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन? नाउ सबसे पहले बच्चे बताएंगे व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है? मान लीजिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी बहुत सारे मासेस से जोड़ जोड़ कर बनी होगी। मान लीजिए यहाँ मास है m1, यहाँ मास है m2, यहाँ मास है m3, यहाँ मास है m4, और ये मेरी क्या है इसकी AOR यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये R1 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस, ये R3 डिस्टेंस और ये R4 डिस्टेंस। ये बॉडी से घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये होगा सर m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² एंड सो ऑन, है ना? ये पूरी बॉडी किससे बनी है? ये पूरी बॉडी ऐसे छोटे छोटे मान लीजिए n पार्टिकल से बनी है। और मैं एक अजम्पशन दे देता हूं इसके साथ में टू मेक इट मच सिंपली इजियर। तो ये हमने अजम्पशन दे दी कि भैया ये जो सारे मासेस हैं इनकी वैल्यू भी क्या है, मान लीजिए सेम है। अगर सेम है श्लोक, ये मास m सब सेम है, तो m कॉमन निकाल दूंगा। वेरी गुड बेटा, कितना आ जाएगा? r1² प्लस r2² प्लस r3² एंड सो ऑन। अभी मैं क्या करने वाला हूं बेटा, मैं इसके अंदर यहां पे n से डिवाइड कर रहा हूं और n से यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैं यहां पे n से मल्टीप्लाई करता हूं, n इंटू m का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल बिकम्स अ टोटल मास ऑफ द बॉडी। बोलो हाँ या ना? यानी I का फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल M, और ये कितना आ जाएगा? r1² प्लस r2² प्लस r3² एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। समझ में आ रहा है क्या? ये जो फॉर्मूला है r1² प्लस r2² प्लस r3² अपॉन में n, इसको अपन k² मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? k²। तो हमारे पास I का फॉर्मूला आ गया k², यानी k² का फॉर्मूला कितना आ गया?
r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, यानी k का फॉर्मूला कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। ये हमारा k आ गया। नाउ व्हाट इज दिस k स्टैंड्स फॉर, ध्यान से सुनिएगा। ये रिजिड बॉडी थी हमारी, इस रिजिड बॉडी का अपना कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? दिवांशा, दिवांशा, दिवांशी, रो क्यों रही है बेटा तू? इमोशनल हो रखी है तो सच्ची में रो पड़ी? मैंने कुछ नहीं किया। यू फाइन? पक्का? वो पानी मंगवाना बेटा प्लीज। इंटरप्शन गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए दोबारा शुरू करें। हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो ये रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पॉइंट पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है, तो अगर मैं बोलूं कैपिटल एम कहां बैठा है, कैपिटल एम सर यहां बैठा है। कैपिटल एम है क्या? टोटल मास ऑफ द बॉडी विच इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ m। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं k, यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन बोलो, गायरेशन बोलो, जायरेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम में बोलने में क्या, हिंदुस्तान में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जब हम प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, मतलब हमारे पास कुछ भी बोलने की आजादी है। तो यहाँ पे k जो है हमारा वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ फिर वही बात हो गई, अरे मोदी साहब को कि चलो कुछ भी बोलो, हाँ ऐसे टोको मत, लेकिन जायरेशन गायरेशन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो k क्या है हमारा? रेडियस ऑफ जायरेशन। वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्स रोटेशन, और उसका फॉर्मूला कितना है? ये फॉर्मूला है। तो आज के बाद जर्नल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बच्चे याद रखेंगे, कितना होता है? I का फॉर्मूला mk स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? अब आप इमेजिन करो बच्चों, आप इमेजिन करो कि आपके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दे रखा है, आपकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर दे रखा है, लेकिन जर्नल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mk स्क्वायर होता है। m से हम m काट दीजिए, तो k कितना आएगा बोलो? k स्क्वायर कितना आएगा? आ जाएगा 2/5 r स्क्वायर। तो k कितना आ गया? अंडर रूट 2/5 ऑफ r, यानी आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। अब आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन दो, आपको चाहे कोई भी बॉडी दो, जैसे कि आपको बोला गया, मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है m मास की, लेंथ है l। हमने क्या बोला? क्वेश्चन क्या बना दिया? एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है m मास की, लेंथ कितनी है इसकी? l, और उस बॉडी को हमने ऐसे सेंटर से घुमा दिया। आप सबको पता है सेंटर से घुमाएंगे अगर उस रॉड को, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? वो होगा 1/12 ml स्क्वायर। हमें बोला था इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर। k से के m से m काट दिया, k स्क्वायर कितना आ गया? l स्क्वायर अपॉन में 12, यानी k कितना आ गया? प्लस माइनस l अपॉन में रूट 12। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपको किसी भी बॉडी का पूछा जाए तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन, अभी रिसेंटली मुझसे किसी बच्चे ने बोला भी कि सर आपने ये टॉपिक क्लास में कराया नहीं, तो मैंने कहा क्लास में कराने वाला है ही नहीं टॉपिक भाई। जर्नल फॉर्मूला mk स्क्वायर होता है, mk स्क्वायर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से इक्वेट करो और वहां से फटाफट k की वैल्यू निकाल दो। अब आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, जैसे आपको बोला मैंने कि भाई रिंग है, रिंग के अबाउट एक एक्सिस पास कर रही है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पहले तो उसका क्या है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m
याद ही नहीं है भाई साहब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 3/2। अरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज सिंपली mr²। और अगर यही डिस्क बन जाए तो mr²/2। और उसके बाद सारी परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, जैसे इमेजिन करो हमारे पास रिंग है, ठीक है जी। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर कितना है? mr²। हाँ या ना बोल दो एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अगर मुझे बोला जाए यार एक काम करो, इसके पैरेलल एक एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो कौन सा थ्योरम लगाओगे? याद है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे लगता है सर ये? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या करना है बच्चों? जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट है पहले तो वो लिख दो, कितना है वो? mr²। प्लस फिर कर दो m into h²। What does this h stands for? H stands for the distance between these two parallel axes. What does capital M stands for? Capital M stands for mass of the ring. तू इतनी लंबी सांस ले रही है, कुछ है दिक्कत? नहीं, एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये है कि नहीं है? अरे समझ में नहीं आ रहा यार। ये है भी है, mr²/2 था कितना? अच्छा तुझे पता है? अच्छा मैंने भी बताया, वो तो डिस्कस है ना। बोलो यार, किसी को फॉर्मूला याद नहीं है? अच्छा हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे। हॉलो स्फीयर का बता दे। अच्छा सॉलिड का बता दे। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट। मेरी जान अभी तो किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज सिंपल है यार। आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। यानी कि जब आप सैंपल पेपर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात खटक रही है, क्या? कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे याद कर लेने चाहिए, हाँ या ना? तो सबसे पहले ये समझो कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr² होता है। हमें इसके थ्योरम लगानी है। कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गया I = mr² + mh²। और यहाँ पे h कितना आ गया सर? h यहाँ पे r के बराबर आ गया, तो कितना आ गया? mr² + mr², यानी कितना आ गया बच्चों? 2mr²। सही है कि नहीं? अच्छा किसके स्कूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिर्फ रिजल्ट याद कर लो ऐसा बोल दिया है? अच्छा किसके में डेरिवेशन कराई है? तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि याद नहीं होंगे। आपको क्या करना है? आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है। क्या करोगे आप? सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करोगे और बाकी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करोगे। सही है क्या? पक्का? अब मैं एक काम करो, ये बता दो कि अगर मैं इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं, ये डायमीटर कहां बनेगा इसका? इसका डायमीटर बनेगा यहां पे। देख रहे हो क्या? ये डायमीटर बनेगा यहां पे। अगर मुझे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकालना पड़ जाए, किसके अबाउट? इस डायमीटर के अबाउट, तो कैसे निकालोगे? हाँ भाई, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डायमीटर के अबाउट निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? डायमीटर के अबाउट कौन सा थ्योरम लगाओगे? कौन सा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर आपको दो ऐसी एक्सिस जिनको हम प्लेन में रख सकते हैं बॉडी के, तो बॉडी के प्लेन में आईडी ये वाला भी, आईडी ये वाला भी है। तो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर आपको दो वो एक्सिस पता हैं जो प्लेन के अंदर हैं, जो प्लेन के अंदर हैं, अगर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू जो उनके परपेंडिकुलर है उसके बराबर आएगा। यानी किसके बराबर आ जाएगा? इसके वाले के बराबर आ जाएगा, जो कि कितना है? mr²। यानी कि mr² किसके बराबर हो जाएगा? id + id, यानी mr²/2 किसके बराबर हो जाएगा? id के। समझ में आया क्या बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रिंग का सिर्फ ये वाला रखने वाले हो याद, mr²। बाकी सर अपने आप डिराइव कर लोगे। ये समझ में नहीं आया कहीं बच्चों को? मैंने देखा नहीं आया ना। अच्छा ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया पक्का? वो दोबारा करा दूं, ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूं हमारे पास ये रिंग है, ठीक है जी, हमारे पास ये रिंग है। ये रिंग का ये दो एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्या एक्स वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस हमारे रिंग के प्लेन में है? दोनों डायमीटर है। मान लो इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी, इसका नाम दे देता हूं मैं सी डी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि जो दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को ऐड करो, यानी ए बी और सी डी को ऐड करो, तो वो किसके बराबर आएगा? जो उसके परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है? ये वाला। कितना है? एम आर स्क्वायर। हाँ ना, तो बोल दो अब यार। अब ये भी डायमीटर वाला है, ये भी डायमीटर वाला है, तो उसे ट्वाइस ऑफ आईडी कर दिया। इज इक्वल टू कितना आ गया? एम आर स्क्वायर। तो आईडी कितना आ गया बोलो? एम आर स्क्वायर बाय 2। नहीं समझ में आया सर अभी? अभी आया क्या? थोड़ा थोड़ा है, पूरा समझ में आ गया? सही है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि सर इस डायमीटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आप लोग सर एम आर स्क्वायर बाय 2। इस डायमीटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा, आप तो बोलोगे सर एम आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि यार इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस वाले के अबाउट, इस वाले के, तो सर वो तो फिर इसके पैरेलल हो गया ना, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज सेंटर से पास कर रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एच स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे बताओ बेटा? एच की वैल्यू यहाँ पे सर रेडियस के बराबर है, तो कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि यार रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल दे, तो किसके बराबर पुट कर देगा इसको? एम के स्क्वायर, और आंसर निकाल देगा। आपको स्कूल में अगर ये भी बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ याद कर लो, तो भैया ये स्टेप तो याद होने चाहिए ना भाई। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहेगा, बाकी सारे डिराइव कर लेंगे। चलो प्रैक्टिस समझ में आ गई क्या? दोबारा करते हैं। अब बात करते हैं डिस्क की, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। रजिस्टर में जहां जगह मिले वहां लिखते रहना, ठीक है ना? अब बात करते हैं डिस्क की। डिस्क के अबाउट इसके सेंटर का, जैसे डिस्क ये है हमारी, मान लो डिस्क ये है और यहां से इसका सेंटर पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2। कितना है बेटा? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसकी ना एक्सिस को पहचानो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ डिस्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। यानी ऐसे हो गया ना, इफ दिस इज अ डिस्क, लाइक माय हैंड इज अ डिस्क, बोलो ना, तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे हो गया ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू द डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर मैं बोलूं व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट पासिंग थ्रू दी, टेंजेंट तो टेंजेंट है, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, तो कहां से है एक्सिस? तो सर ये वाली एक्सिस हो गया ना, बोलो ना ये वाली। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा? ये हो जाएगा सर एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एच स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगाया है आपने? लगाया सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां से यहाँ एच कितना हो जाएगा? एच आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर, यानी कि 3/2 एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? 3/2 एम आर स्क्वायर, सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर ऑफ अ डिस्क, तो डायमीटर ऑफ डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा बताना? ये डिस्क है तुम्हारी, बोलो, तो इसके दो डायमीटर हो गए, एक ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, अभी तो बताया। अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? वो है सर एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आई ए बी, याद आ गया बेटा? ए बी ये था और सी डी ये था। आई ए बी प्लस आई सी डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी 2ID, डायमीटर बोल देता हूं इसको, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसी डिस्क का प्लेन में रहते हुए टेंजेंट, यानी कि अगर मान लीजिए हमें पूछा है इसका बता दे, इस वाले का बता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, बोल कितना होगा? तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 इस वाले का प्लस एम एच स्क्वायर, बोलना भाई, यानी एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि 5 एम आर स्क्वायर बाय, समझ में आ रहा है बेटा? ये क्या आपने क्लास में पढ़ा है क्या?
हैं? पढ़ा है क्लास में? तुम नहीं आए थे, अब तो हो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? चलो इसी खुशी में बताओ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर? वेरी गुड, दैट इज 2b है के नीचे? नहीं है। तो सॉलिड सिलेंडर, अभी हमने दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, एक पढ़ी रिंग, एक बड़ी डिस्क, एक हमने बीच में बातों बातों में आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया था, उसका भी बता ही देते हैं। रॉड के भी दो केसेस थे, हमने डिराइव भी किए थे अगर आपको याद हो। अगर ये एम मास की रॉड है, लेंथ इसकी एल है, अगर ये मैं सेंटर से पास करा रहा हूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml², और यहां से पास कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 ml²। हाँ ना, बोल दो एक बार, सही है क्या? दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहेंगे। अच्छा, रॉड सिलेंडर की बात कर रहा था श्लोक, सिलेंडर के लिए बेटा दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, एक सॉलिड सिलेंडर होगा और एक हॉलो सिलेंडर होगा। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो का ज्यादा या कम? अच्छा चलो, किसको फॉर्मूले याद है? किसका याद है? mr², मैं आपको ऑप्शन देता हूं, mr²/2 और mr²। नहीं, दोनों में से किसका, कौन सा? हाँ, mr²/2 हॉलो सिलेंडर का, mr²/2 इसका और mr² इसका। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है जी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सारे फॉर्मूले, ठीक है। आगे चले, और तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं पढ़ाया ना कोई आपके स्कूल में? कराया कोई और है? इतना भी नहीं कराया, चलो कुछ नहीं होता। क्वेश्चन पे वापस चले, तो अब आप m² से सबके रेडियस निकाल भी सकते हो, ठीक है जी। चलो भाई लोग, हाँ भाई पढ़ो जी, क्वेश्चन क्या लिखा है? अ पार्टिकल इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, reaches its terminal velocity, the acceleration then is, what is terminal velocity? Very good. Terminal velocity is the maximum velocity attained by any object, and that object must be a spherical object first of all. अगर आपको याद हो, हम जब ये डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग spherical object को कंसिडर करते हैं। जब भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर डूबता है तो जितनी वेलोसिटी से वो चलता है वो वेलोसिटी बार बार बदलती रहती है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एक्चुअली, द वेलोसिटी विद विच अ स्फेरिकल बॉडी गोइंग इनसाइड द लिक्विड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग and it increased to a certain value. That maximum value achieved is actually called as a terminal velocity. Terminal velocity is a maximum value of velocity that is being achieved by a body, spherical body, which is falling inside the liquid. धीरे 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 this is the maximum value. हाँ भाई तारुष, अगर हमारी कोई बॉडी धीरे धीरे करते करते मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ले, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी है तो ये कांस्टेंट है ना, एंड इफ यू पीपल कैन रिकॉल, मैंने क्लास में इसका ग्राफ भी बनवाया था ऐसे, याद है क्या? ये वेलोसिटी है और इस नाम को हमने क्या नाम दे दिया था? टर्मिनल वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है। तो अगर, तारुष सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ, अगर हमने बोला कि जिस टाइम इस बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली उस टाइम में इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? उस टाइम इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? उस टाइम में इस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी होगी? बिकॉज इट अचीव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये फ्री फॉल हो जाएगा? नहीं सर, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं लगेगी, सॉरी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी भी नहीं लगेगी यार, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन मार्क कर लो यार, ऑप्शन डी। तो हमारा सवाल कौन सा हुआ है अभी? क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगा रहे हैं हम ऑप्शन बी, थोड़े ना डी बेटे, हाँ डी फॉर दिल्ली, बिल्कुल सही कह रहे हो, डी फॉर दिल्ली। बिकॉज यहां पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाती है? आप देख रहे हो कांस्टेंट हो जाती है, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मींस व्हाट? जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन।
कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि लिक्विड कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा, अबे वो बोलता है कि सर नहीं जी हो जाएगा। जी भी नहीं होगा बेटा। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई, तो उस पर तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा ना, ना तो ग्रेविटी लग रहा है। अगर ग्रेविटी लग रहा होता, ग्रेविटी लगना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना, ये दिखाता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं यूज इक्वल टू 0 से, तो पहले उसकी स्पीड होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, अगले एक बार 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8। समझ में आ रहा है क्या? हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है 9.8 से बढ़ती रहती है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि 0 एक्सेलरेशन होगी। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 11वें पे आ जाते हैं। 11वां कितना इजी दे रखा है, कहता है बताओ इन सब में से स्ट्रीमलाइन फ्लो का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीमलाइन क्या होता था, याद है किसी को? स्ट्रीमलाइन वो पाथ होता था, याद करो। ये क्वेश्चन बता सकते हैं कौन से चैप्टर का है? फ्लूइड्स का, ऑफ कोर्स फ्लूइड्स का है। ये कहां पढ़ाया है सर? हमने पढ़ाया था 3 प्रकार के फ्लो होते हैं, याद करो कौन कौन से थे? स्ट्रीमलाइन था, टर्बुलेंट था और लेमिनार था। उसमें हमने ना स्ट्रीमलाइन बोला था कि स्ट्रीमलाइन जो है ना वो कर्व होता है, वो जो पाथ होता है ना जो रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल कैसे चलेगा, उसे हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। और वहां पे बताया था कि दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सर ऐसा क्यों है लेकिन? आप बताएंगे बेटा, चश्मे वाले बेटा? हाँ आप बताइए। हाँ अरे नहीं है, ये सही आंसर नहीं है। मतलब अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क की जगह 2 मार्क में आ जाए तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि भैया, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीमलाइन होता क्या है। स्ट्रीमलाइन एक ऐसा पाथ होता है, उस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो हमें देता है वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड एट दैट पॉइंट ए। अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं बच्चों, सो दिस विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट बी। सही है क्या? व्हाट इज स्ट्रीमलाइन बेटा? यही लिख के आएगा। आप बोलोगे स्ट्रीमलाइन इज अ कर्व और अ लाइन tangent to which at any point gives the direction and velocity of a liquid particle at that point। सिंपल है क्या? इस पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन, इस लाइन का नाम है, ये जो लाइन है ना इसका नाम स्ट्रीमलाइन है। और अगर तुम्हें थोड़ा और याद आ रहा हो, धक्का मार के तुम्हारे घुटनों में दर्द हो सकता है, तुम्हें याद होगा कि स्ट्रीमलाइंस के कलेक्शन को एक नाम दिया था, ट्यूब ऑफ फ्लो। जाफर बहुत बढ़िया बेटा, ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या बोला बे? ट्यूब। अब तब भी आ गया था तू, तभी भी नहीं आया था, अभी आ गया ना तू? हाँ ठीक है। तो बहुत सारी स्ट्रीमलाइन को झाड़ू से बना दी थी, झाड़ू ऐसा याद है क्या? बहुत सारी स्ट्रीमलाइन इकट्ठे होकर क्या बन जाएंगी? ट्यूब। जो तू केजरीवाल का आदमी है क्या? तो ये क्या क्या बनेगा? ये बनेगा स्ट्रीम। ये क्लास लाइव चल रही है भाई, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? ये क्या तरीका हो गया यार, बार बार उंगली दिखा रहा है। खैर ऐसे कर लो, स्ट्रीमलाइन क्या है ये बता। एक पाथ है, टेंजेंट एट दैट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और अ लिक्विड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अगर हमारे पास दो स्ट्रीमलाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके हिसाब से टेंजेंट ऊपर बनेगा, इसके हिसाब से टेंजेंट इधर बनेगा। अब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गए, हाँ बन गए, लेकिन एक पार्टिकल की दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती है। एक मोमेंट पे, एक टाइम पे तो एक ही वेलोसिटी हो सकती है। इसीलिए ये दो स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां लिखो, टू स्ट्रीमलाइंस के नॉट इंटरसेक्ट, टू स्ट्रीमलाइंस के नॉट इंटरसेक्ट, टू स्ट्रीमलाइंस के नॉट इंटरसेक्ट, टू स्ट्रीमलाइंस के नॉट इंटरसेक्ट as at a point of intersection, as at a point of intersection, as at a point of intersection there will be two tangents, there will be two tangents, there will be two tangents giving two directions, giving
two directions, giving two direction of velocity at the same time, hence not possible. Hence not possible. Hence not possible. Hence not possible. इसलिए पॉसिबल नहीं है, hence not possible. समझ में आता है क्या? आगे चले. क्वेश्चन काफी लंबा हो गया, काफी काफी बताना पड़ रहा है. ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है. ठीक है जी. ओके जी. ओके सर, ये जो सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, दिस इज समहाउ रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री पे मैंने आप लोगों को थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिवीजन लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. कैलोरीमेट्री क्या होता है? किसने अटेंड किया था लेक्चर? तुम्हें समझ में? बाकी ने अटेंड नहीं किया? किया आपने? तो वो लेक्चर जिन्होंने अगर अटेंड नहीं किया तो हाँ, अच्छी बात है, अच्छे से रिवाइज करना. मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इन द मीन वाइल की बात कर रहे हैं. ये लास्ट क्लास में शीट दिखाई थी. मैं बहुत ज़्यादा अभी इसको मॉडिफाई नहीं कर पाया हूँ. मैंने इसको चैप्टर नंबर 10 तक मॉडिफाई कर दिया है. मैंने इसके अंदर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी लिख दिए, कौन कौन से ज़रूर करने हैं, कौन कौन से ज़रूर करने हैं. मैं जब भी आपको शीट दूंगा, आज नहीं दे रहा हूँ, संडे को ही दूंगा. इसकी पीडीएफ आज रात को आ जाएगी. आज रात को पीडीएफ आ जाएगी. मैं ये अभी नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर लास्ट चैप्टर में भी कुछ एडिशंस कर दूँ और चीज़ और अच्छी बना दूँ आपके हिसाब से, बिकॉज मैंने इसमें आपके बुकलेट के पेज नंबर के अकॉर्डिंगली भी एडिशंस किए हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि यही करना है, बट कोई चैप्टर छूट रहा है तो बोलते ना यही करना है बस. इस शीट में अगर मैंने यहाँ पे लिखा है लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लॉज ऑफ लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन लर्न कर लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.2 कर लो. फिर मैंने लिखा है डिफाइन स्टैटिक लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन यूजिंग ग्राफ. ग्राफ याद है? ग्राफ बनाया था, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन. एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन कर लो, डेरिवेशन कर लो. बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन कर लो, विदाउट फ्रिक्शन कर लो. एग्जाम्पल 4.10 और 4.11 कर लो. ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हारी बुकलेट में करा रखे हैं. ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं डीपीपी डिस्कशन में कहीं ना कहीं उठा लिए थे, बीच में पढ़ लिए थे, ये हमने कर रखे हैं. इनमें एनसीईआरटी बैक साइज के बारे में नहीं बताया क्योंकि एनसीईआरटी बैक साइज पूरी करनी है. एनसीईआरटी बैक साइज पूरी करनी है, पूरी हर चैप्टर की. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों को आगे जाके जब आप जेई या नीट दोगे अगले साल, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका, आज की तैयारी का. तो आपके पास चाहे 20 दिन है, चाहे 25 दिन है, चाहे 15 दिन है, जान लगा दो, ढंग से पढ़ाई करो बस. ये जो क्वेश्चन है कैलोरीमेट्री का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. मैंने तो बहुत डिफिकल्ट करवा दिए क्लास में यार. याद करो, मैंने वाटर इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मैंने पूरा कैलोरीमीटर समझाया तुम लोगों को. वो याद है लास्ट क्लास में? स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम प्लेस्ड इन 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल्ड वाटर, देन रिमूव्ड फ्रॉम अ वाटर एंड देन पुट इनटू अ वाटर कैलोरीमेट्री ऑफ अ कॉपर कंटेनर. ऐसा कुछ पढ़ाया मैंने उतना लेवल तक करा दिया. ये क्वेश्चन उतना लेवल का है नहीं, बट सवाल पढ़ लेते ना. क्या इसमें दो चीजें गिवन नहीं है, मैं गिवन कर दूंगा अभी. इसमें लिखा है द 100 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius is mixed with 100 gram of water at 20 degree Celsius. 20 degree Celsius का पानी में 100 ग्राम पानी है, एक ग्लास है, इसमें 100 ग्राम पानी है, इसमें आपने आइस क्यूब डाल दिया. बोलो सही है? पानी ठंडा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा. कौन हीट देगा, कौन हीट लेगा? आइस देगा हीट. आइस पे तो हीट है ही नहीं बाबू. मतलब देना लेना एक ही बराबर हो जाता है. क्या लेनी देनी करती बताओ मेरी जान, दोबारा से बता. वाटर हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करेगा. पक्की बात है. अच्छा, यहां पे ना दो वैल्यूज गिवन नहीं है जो कि मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, और वो यूजुअली याद हो जानी चाहिए आज के टाइम पे आप सब लोगों को. सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वाटर के लिए. अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए, आइस के लिए एक ही बात होती है, वो दे रखी है 80, ये दे रखी है कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दे रखी है, हमें मालूम ही है 4 पॉइंट, याद है किसी को 4.1 ऐसा कुछ पढ़ा था. चलो छोड़ो. 1 ग्राम यूनिट क्या बनेगी इसकी? स्पेसिफिक यूनिट क्या बनेगी? हाँ दोबारा बोलो, क्या बनेगी इसकी यूनिट? 1
1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट बनेगी। अरे स्पेसिफिक हीट वो नहीं हुआ करता था क्या, Q अपॉन में m डेल्टा टी, तो Q की कैलोरी हो गई, मास की ग्राम हो गई, और ये किसकी हो गई, डिग्री सेल्सियस हो गई, ये बनेगी। खैर ये ना वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। पंखा मंत्री बैठिए। हाँ, LF का मतलब बताइए क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ, SW का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ध्यान से सुनना, हमें यहां पे पता है हीट लॉस कौन करेगा, आइस। हीट गेन कौन करेगा, आई एम सॉरी, हीट लॉस बाय वाटर और हीट गेन बाय, ऐसे होगा। अच्छा, हीट लॉस्ट बाय वाटर ये होगी MS डेल्टा टी। मास कितना है पानी का, 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है मैंने, बोलो 1। और डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया 100 माइनस 20, कितना हो गया, नहीं हाँ, बिकॉज पानी कितने पे था, 20 पे, और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 20 माइनस 0 हो गया ना बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2000 कैलोरी। सही है क्या, सही है। अच्छा यहां बताओ, हीट गेन्ड बाय आइस कितना होगा, ये होगा Q इज इक्वल्स टू ml। मास की वैल्यू 100 ग्राम, L की वैल्यू 80, कितना हो गया, 8000 कैलोरी। अब ये क्वेश्चन कितना इजी है समझना, ये कह रहा है कि हीट लॉस जो पानी करेगा वो तो करेगा 2000 कैलोरी, और हीट जो गेन करेगी आइस वो कितना होगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे इसने हीट लॉस करी 2000 कैलोरी, तो ये 2000 तो दे सकता था बस, यानी इसे मेल्ट करने के लिए 8000 कैलोरी की हीट चाहिए, यानी इसके अंदर बर्फ डालने के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई है, बिकॉज हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट, ये हेडिंग चेंज कर दूं, इसका क्या बोल दो, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट, कितना होगा, वो होगा सर 8000 कैलोरी। और हीट लॉस बाय वाटर कितना है, 2000 कैलोरी। तो मेल्ट करने के लिए तो 8000 कैलोरी हीट चाहिए, तुम कैसे मेल्ट कराओगे, तो मेल्ट नहीं होगा। तो फाइनल टेम्परेचर विल बी व्हाट, दैट रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो मेल्ट ही नहीं होगा। सही है क्या, बोलो, मतलब बर्फ ही रह गया ना, पानी तो कहीं है ही नहीं, मतलब हीट तो हमारा पानी ने हीट तो दे दिया होगा सारा, किसको, आइस को, लेकिन आइस मेल्ट नहीं होगी, यानी कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो कितने पे आ गया होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया होगा। चले भाई लाइव वालों, कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ भाई, तुम लोगों को डाउट अभी तक 12 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोगों ने, अभी इसके बाद असर्शन रीजन शुरू होने वाले हैं शायद। हाँ भाई, असर्शन रीजन करें शुरू, छोड़ दें इसको, चलें असर्शन रीजन करें शुरू, असर्शन रीजन करें, चलें, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। असर्शन रीजन गोली मार देंगे, यहां ऐसा लिखा हुआ है, यहां ऐसा लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है असर्शन, अ गन रिकॉइल्स व्हेन इट फायर्स बुलेट। यस, गन रिकॉइल्स, क्यों रिकॉइल करती है, इसके 2 कारण कहे जा सकते हैं, एक्शन का रिएक्शन हो गया, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। अगर आपको याद हो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही था। तो अ गन रिकॉइल्स व्हेन इट फायर्स, तो ट्रू, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, कम से कम थर्ड लॉ तो बोल भाई। अगर मैं सही एक्सप्लेनेशन बोलूं कि क्या सही एक्सप्लेनेशन है, तो सबसे सही एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन ये तो बिल्कुल एब्सर्ड हो गया ना। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स का मतलब हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन 14 कहता है, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन displacement and accelerations are directed towards the center along the radius.
सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। अरे भैया गलत है, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। वो कहाँ होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, यानी असर्शन ही क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और रीजन क्या कहता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ना 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 ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन में r होता है या ओमेगा स्क्वायर r होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। वैसे तो देखो अगर असर्शन फॉल्स है तो रीजन पक्का फॉल्स होगा ही होगा, बिकॉज ऑप्शन डी एक्चुअल में यही बोलता रहा है। अगला सवाल आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कहता था मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी ऑन विच फोर्स एक्स। बिल्कुल सही कह रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो किन किन चीजों पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कि आप कौन से प्लेनेट पे हो, मास ऑफ प्लेनेट या फिर रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। अर्थ की बात करो तो अर्थ के लिए आ जाएगा, मून की बात करो तो मून की बात आ जाएगी, मार्स की बात करो तो मार्स आ जाएगा। मास ऑफ बॉडी उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भाई, सही कह रहा है एकदम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, नहीं सर गलत है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वेरी करती है। कैसे करती है याद करो सर, हाइट की वजह से भी करती है और डेप्थ की वजह से भी करती है। अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो जी एच का फॉर्मूला जी आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, और डेप्थ की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस डी अपॉन में आर होता है। और इफ यू कैन रिकॉल द ग्राफ वाज लाइक दिस, याद है क्या? ये r इज इक्वल्स टू कैपिटल R है, ये r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये g है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज gm अपॉन में r स्क्वायर, ये इनसाइड पॉइंट है और ये सारा पॉइंट क्या है? आउटसाइड द अर्थ। ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है बेटा? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। स्टेटमेंट कौन सी लगेगी? सी लगेगी क्या? क्वेश्चन नंबर 14 का डी है बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? सी है। सही है क्या? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, स्प्रिंग स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड एज वेल एज स्ट्रेच। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई स्प्रिंग है हमारे पास और आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा और आपने इसे ऐसे कंप्रेस किया, तो खींचने पे भी और कंप्रेस करने पे ही दोनों ही केसेस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी आती है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? अच्छा, इसका ना डेरिवेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता नहीं है, इसलिए शायद मैंने इस शीट में ये चेकलिस्ट मैंने बनाई है, इसमें मैंने इसका नाम लिखा हुआ नहीं है। आपको याद होगा मैंने तो उसका ग्राफ भी बनवाया था। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप इस डेरिवेशन भी जरूर कीजिएगा। खैर, स्प्रिंग को चाहे खींचा जाए चाहे कंप्रेस किया जाए, उसमें एक्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये तो सही लग रहा है। असर्शन तो क्या है? असर्शन ट्रू है। रीजन क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स शेप। हाँ तो ठीक है, और ठीक ही तो है भाई। किसी भी प्रकार की डिफॉर्मेशन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, चाहे उसे कंप्रेस किया गया हो चाहे उसे स्ट्रेस किया गया हो। लेकिन इसे एक्सप्लेन नहीं करता, करता भी ये लग रहा है। A spring stores potential energy when it is compressed as well as stretched. Potential is stored in a body in the deformation. बिल्कुल सही है। assertion true है, reason भी true, और एक्सप्लेन कर रहा है। यही तो बता रहे हैं कि डिफॉर्मेशन जब भी किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगी, डिफॉर्मेशन जब भी किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगी, इसका आंसर सही दे रखा है। डिफॉर्मेशन जब भी किसी कॉन्फ़िगरेशन में होगी, चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो उसे स्ट्रेच कर रहा हो चाहे उसे कंप्रेस कर रहा हो, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी ही आएगी। तुम्हारे मन में कुछ ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं बोलना चाह रहे थे? अच्छा नहीं बोलना, अच्छा। अरे ऐसे बात मजाक कर रहे थे। बताओ भाई, ये प्रूव कर सकते हो क्या? प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो बुकलेट का क्वेश्चन तुम्हारी भाई, इसमें क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है आर मैक्स को किसके बराबर प्रूव कर दो? 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स के when projectile is when fired at an inclination so that a radius range is maximum, यानी for theta is equals to 45। याद है तुम लोगों को कराया क्लास में कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो रेंज जो है किसके बराबर आ जाती है? 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स हो जाती है बच्चों। अच्छा, आर मैक्स का जो फॉर्मूला है या फिर आर का जो फॉर्मूला है वो, आई एम सॉरी इट शुड नॉट बी आर मैक्स, हाँ इट्स नॉट बी आर मैक्स ही तो होगा। तो कितना होगा? ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और एच का फॉर्मूला क्या है? वो है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या डाल दी बेटा? 45 डाल दी। तो आर की जगह आर मैक्स लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन में साइन 90 अपॉन में जी, यानी यू स्क्वायर अपॉन में
जी। देयरफॉर, अच्छा एच मैक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर, ये क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिवाइडेड बाई 2। साइन 45 कितना होता है, तो कितना हो गया यू स्क्वायर बाय 4 हो गया। अरे बोलो, अब इसको और इसको क्या कर दूं अपन, डिवाइड कर दूं, क्या हो गया, हाँ जी भी आएगा, सॉरी, दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कितना आएगा बोलो, आर मैक्स अपॉन में एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई जी कट जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 4:1, तो आर मैक्स कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। अरे बोलो तो सही, सही है क्या, हाँ एक फॉर्मूला टेन थीटा वाला भी था, वो भी लगा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन 2 नंबर में थोड़ा सा फिर थोड़ा एक, हाँ एमसीक्यू में तो सब अंधे कुछ भी लगा दो, उन्हें क्या मतलब हमने क्या किया, अकड़ बकड़ बम्बे मोटी हो गया, ये भी लगा सकते हैं मॉडल, समझ रहे हो, मजाक कर रहे हैं कि ये लगा दे भाई, हट जाऊं, तू लिख ले, कोई नहीं, तेरे लिए लिखना जरूरी है, तो लिख रहा है या फिर नहीं, पीछे है आंसर ये कूल लड़का है भाई साहब, कह रहा आपने सोल्यूशन क्यों दिया फिर फालतू में, पेज खराब करा रहे हो, पीछे वाले सोल्यूशन सारे क्रेडिबल नहीं है, इसीलिए नहीं आप मत लिखो, चाहे मतलब मैं ऐसा को बता रहा हूं, याद रखना, लेक्चर में सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब हो रहा है, आगे चल सकते हैं क्या, पक्का, अगला सवाल ले लें, अगला सवाल क्या दे रखा है, वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इटसेल्फ। बकवास सा सवाल है, देखो कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी एक वेक्टर ए है, ठीक है जी, इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा ए कॉस थीटा, इसका वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा ए साइन थीटा, अगर आपको याद होगा तो ए का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, यानी कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर, तो ए एक्स कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, हो गया प्रूफ कि इसकी वैल्यू जो है ए में से माइनस करके आ रही है, तो ऑफकोर्स ए से तो कम ही होगी, तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट जो होते हैं इट दे आर ऑलवेज लेस देन देयर इट्स ऑन मैग्नीट्यूड, तो ये प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रकार का सवाल आएगा नहीं एग्जाम में, ये तो ऐसे फ्रेम किया हुआ है। आप मैंने आपको कल भी दिखाया था, शायद आप कल भी बात कर रहे थे, वो एक क्वेश्चन आ गया था 5 नंबर में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, भगवान करे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, तुम पूरा ग्रेविटेशन के 2 पेज स्टार्टिंग के बुकलेट के छापाना कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन था, घसर कौन था किस आइजैक न्यूटन कौन थे, उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, है ना, और प्रोपोर्शनलिटी बता देना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, सेंट्रिक फोर्स होता है, बहुत सारी बातें हैं जो क्लास में ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोली गई हैं, बट ऐसा सवाल एग्जाम में आता नहीं है, बट ठीक है आगे चलें बेटा, छोड़ सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, गिव कंडीशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन, पढ़ लीजिए रख, हाँ इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन बता, कोई भी कोलिजन इलास्टिक कब होता है याद है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसके अंदर फिजिकली कोलिजन जब होता है तो फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे कि ग्लास बॉल्स होती है जब वो टकराती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में टकराते हैं वो सारे इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, ठीक है साहब लिख देंगे। अगला आता है जी, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्स ऑन अ बॉडी अंडर व्हाट कंडीशन दे रोटेट एंड दे डू नॉट रोटेट, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अब ध्यान सुनना बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, उस पे एक फोर्स लगा ऐसे और एक फोर्स लगा ऐसे, दूसरी केस मान लीजिए एक फोर्स लगा ऐसे और एक फोर्स लगा ऐसे, बोलो बेटा किस केस में रोटेट होगा, बता बेटा क्यों, रीजन, क्योंकि इसमें कपल लगेगा, क्या लगेगा, नाम सुने हो क्या, नाम सुना है क्या,
इसमें कपल एक्ट नहीं करेगा। कपल कौन होता है? कपल सर बेसिकली एक ऐसा पेयर होता है फोर्सेस का जिनके दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होते हैं। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। दे आर परपेंडिकुलर एट अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपार्ट। तो एज दीज फोर्सेस प्रोड्यूसिंग व्हाट? कपल। और जब कपल लगता है तो ही बॉडी रोटेट करती है। जबकि इस केस में भी वही दोनों फोर्सेस हैं, बट दे आर एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन और लाइन ऑफ एक्शन और एट अ सेम पॉइंट, दे कैन नॉट प्रोड्यूस कपल। तो आपको कपल पे ज्यादा जोर डालना है, ठीक है ना? तो मत, कपल का मतलब समझ रहे हो ना? कपल का मतलब है पेयर ऑफ फोर्स, सही है? तो ये कपल नहीं बनाते। कपल बनाने के लिए लाइन ऑफ एक्शन भी अलग होना चाहिए। आंसर लिखवाओ, लिख सकते हो अपने आप? लिखवा दूं? आप लोगों की सॉल्यूशन बुकलेट में लिखा हुआ है, तो वहां से आप लिख सकते हैं। आप एक काम करो, सॉल्यूशन बुकलेट खोल लो, सॉल्यूशन वाला पार्ट। जैसे हमारे भाई ने बोला कि सॉल्यूशन में काफी अच्छा लिखा हुआ है, एक्चुअल में सॉल्यूशन में अच्छा लिखा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? ये 20। तो जो बच्चे लाइव क्लास में हैं उनके लिए पढ़ देता हूं। लाइव क्लास वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है पहले वाले के लिए रोटेट कब करेगा। इसमें लिखा है two equal and opposite forces acting on a rigid body such that their line of action does not coincide। लाइन ऑफ एक्शन क्या बोला मैंने? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बोलो ना भाई, यानी कोइंसाइड नहीं कर रही है। दिस कपल प्रोड्यूसेस constitute a couple and this couple produces the turning effect, hence rigid body will rotate। दूसरी बात, if a two equal and opposite forces acts on their क्या लिखा है? in such a way that their line of action coincide। इसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या है? तो मैंने लाइन ऑफ एक्शन जैसा शब्द पहले इस्तेमाल नहीं कराया क्लास में कई बार। हमेशा जब भी कपल पर तो लाइन ऑफ एक्शन की बात हुई है, बोलो। इस वाले केस में both the forces are on a same line of action, therefore they will not produce couple, the body will not rotate। in this case these two forces are acting on a two line of actions, they will produce a couple and there will be a turning effect or they will rotate। अगला सवाल दे रखा है बच्चों, two exactly identical pendulums are oscillating with amplitude 2 centimeter and 6 centimeter, calculate the ratio of their energies। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स ये बात है, बिकॉज जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशन हो रहा है, और ऑसिलेशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यानी कि अगर आप E1 अपॉन में E2 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 का स्क्वायर, I'm सॉरी। A1 कितना है यहाँ पे? 2, ये कितना है? 3, यानी कि 1 अपॉन में 9 आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ देयर एनर्जी विल बी व्हाट? 1:9। ये भी लिखा हुआ है बुकलेट के सॉल्यूशन में, बट इतना भी मत देखो, थोड़ा बहुत तो लिख ही लो ना भाई। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 21 तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? पक्का चल सकते हैं आगे। अगला सवाल क्या दे रखा है? इसमें लिखा है कैन बीट्स बी ऑब्जर्व्ड इन अ टू लाइट सोर्सेज ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले बताओ बीट्स का लेक्चर किसने देखा है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ पढ़ा है? हाथ खड़ा करो ऊपर। अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो रिवीजन क्लास ऑसिलेशन वेव की आखिरी जाकर देखना, उसमें मैंने पूरी डेरिवेशन दोबारा करवाई है, या फिर मैंने बीट्स का एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पोर्टल पे दिलवाया है। जिनके स्कूल में बीट्स कराया है आपको याद होगा, उसे ग्राफिकली भी डिराइव करते थे, उसे मैथमेटिकली भी डिराइव करते थे। मैंने क्लास में ग्राफिकली भी करवाया है और मैथमेटिकली भी करवाया है, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है बीट्स प्रोड्यूस कैसे होती थी? जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में आती हुई ओवरलैप करती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब ये कह रहा है कि इक्वल फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए क्या? नहीं। अगर बीट्स में दोनों वेव्स जो आ रही हैं सेम डायरेक्शन से, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो सेम फ्रीक्वेंसी होने से बीट्स प्रोड्यूस नहीं होती। दो वेव, एक की फ्रीक्वेंसी मान लो 401 हर्ट्ज, दूसरे की 400 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी डेवलप हो, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा और कितनी बीट्स बनेंगी? एक बीट बनेगी पर सेकेंड। मैंने एक फ्रीक्वेंसी कितनी बोली है? 401 हर्ट्ज। दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी बोली है?
400 हर्ट्ज। तो बोलो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ गया, 1, यानी कितनी बीट्स पर सेकंड, 1 बीट्स पर सेकंड। मान लीजिए पहली फ्रीक्वेंसी 402 हो गई और दूसरी फ्रीक्वेंसी 400 हो गई, कितनी बीट्स पर सेकंड, 402 माइनस 400 यानी कि 2 बीट्स पर सेकंड। पहली फ्रीक्वेंसी 405 हो गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी 400 हो गई, बोलो कितनी बीट्स, 5 बीट्स पर सेकेंड। अच्छा पहली फ्रीक्वेंसी होगी 411, नीचे वाली होगी 400, बोलो कितनी बीट्स पर सेकेंड, नहीं होगी। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। बीट सिर्फ तभी बन सकती हैं जब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 10 बीट्स, मतलब जो 10 हर्ट्ज से कम की हो। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो दो वेव्स का है अगर 10 से ज्यादा है तो हमें बीट सुनाई नहीं देगी। इसका जवाब पार्थो देगा। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? चलो भाई बताओ क्या सवाल चल रहा है, बीट समझ में आ गया? सवाल चल रहा था कि अगर हमारी बीट प्रोड्यूस करने के लिए दो वेव्स में पहली फ्रीक्वेंसी 410 और 400 है तो 10 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होंगी। अगर एक फ्रीक्वेंसी 411 हो गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी 400 होगी तो कितनी बीट्स बनेंगी? कोई बीट्स नहीं बनेंगी। 10 हर्ट्ज से ज्यादा के डिफरेंस से बीट्स क्यों नहीं बनती? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वजह से। क्या बोला? परसिस्टेंस, PERSIS टेंस, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। 10 बीट्स पर सेकंड से ज्यादा हमें सुनाई नहीं देती, इसलिए ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। इसलिए अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस हो फ्रीक्वेंसीज में तो बीट्स नहीं बनेगा। क्या ये बोल रहा है दो लाइट सोर्स क्या बीट्स बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग सोर्स नहीं बना सकते। बीट्स का मतलब अगर आपको समझ में आया हो तो बीट्स का मतलब होता था एम्पलीट्यूड वेरिएशन। अगर याद है तो बीट्स का मतलब है क्या बेटा? बीट का मतलब होता है एम्पलीट्यूड वेरिएशन। यानी कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद आता हो तो बीट्स का मतलब होता है इस तरीके से। याद है? बोलो यार। बीट्स का मतलब भी होता था एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ऐसा वेरिएशन जो है वो लाइट वेव्स के साथ हो सकता है, लेकिन उस केस के लिए एक साइंटिस्ट रहे हैं थॉमस यंग्स, उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि ये लाइट के साथ हो सकता है लेकिन जो लाइट के दो सोर्स हैं वो एक ही सोर्स से डिराइव किए जाएं। तो इमेजिन करो एक बल्ब ले लिया, उस बल्ब को पीछे रख लिया, एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड में दो छेद कर दिए। अब जो वेव यहां से निकली और जो वेव यहां से निकली वो तो सेम होगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम और फेज डिफरेंस कांस्टेंट। अगर ऐसा हुआ तो हाँ हमारे लाइट वेव्स के साथ भी बीट्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला? टू लाइट सोर्सेस ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, नियरली इक्वल, टू अलग अलग नहीं होने चाहिए ना, वो तो मैं कह रहा हूं दो अलग अलग सोर्सेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो सुपर पोजिशन जब यहाँ पे होता है और जब हम यहाँ पे सुपर पोजिशन स्टडी करते हैं तो उस केस में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए ये जवाब गलत हो जाता है। तो जवाब क्या होगा? कैन बीट्स बी ऑब्जर्व्ड इन अ टू लाइट सोर्स? तो जवाब है। अगला जो सवाल आता है वो कहता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? मेंशन सम ऑफ देम। तो हमें मालूम है भाई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से होते हैं? एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, और फिर सबको मिला के क्या बना दिया गया था? एसआई। अगला सवाल आता है बच्चों, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द समेशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ पूरा
प्रूव करने के लिए बता रहा है एनालिटिकल तरीके से। एनालिटिकल याद है, वो पूरा डायग्राम बनाएंगे ऐसे, कुछ याद आता है, ए यहाँ, बी यहाँ, फिर इनका रिजल्टेंट आर यहाँ, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, याद आता है कुछ? क्या पूरा डेरिवेशन कर पाओगे क्या? ट्राइंगल भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया ऐसे। अगला कह रहा है प्रूव दैट इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो क्या तो कभी तुमने P को F डॉट V प्रूफ किया है क्लास में? हाँ सर किया है। भाई आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। बोलो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस प्रकार के सवाल फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे, इट इज जस्ट अ सैंपल पेपर गाइज। ऐसे सवाल थोड़ी ना देगा एग्जाम में, बट हाँ हमें इन क्वेश्चन पेपर को करके कुछ कुछ तो वैल्यू एडिशन जरूर मिल रहा होगा। भाई सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा कि सारे ही अच्छे हैं, बट कुछ कुछ वैल्यू एडिशन जरूर मिल रहा है। बोलो जो मैंने सेट किए हैं उनसे वैल्यू एडिशन के साथ साथ आपको सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे। वो क्वेश्चन पेपर्स मैंने खुद सेट किए हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25, calculate the average kinetic energy of a molecule of a gas at a constant volume of a molecule। अगर आपको याद हो हमने डेरिवेशन करी थी प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो सी स्क्वायर। प्रेशर की वैल्यू में रो की वैल्यू डाल दी हमने m/v। बोलो ना pv कितना आ गया? 1/3 mc स्क्वायर। 3pv कितना आ गया? mc स्क्वायर। 2 से यहां डिवाइड करा, 2 से यहां डिवाइड कर देते हैं और 2 से यहां डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया? 3/2 pv इज इक्वल्स टू 1/2 mc स्क्वायर। ये कौन है मेरा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 3/2 pv। या फिर pv की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? RT। तो 1/2 कैपिटल mc स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3/2 RT। m जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लिख सकते हैं? m इंटू Na इक्वल्स टू 3/2 RT। Na को नीचे ले जाता हूं तो कितना बन जाता है? 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन में Na इंटू टी। R अपॉन में Na कितना होता है? R अपॉन में Na kb होता है। बोलो तो सही। तो 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kbt हो गया डेरिवेशन। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कहीं करीब डेरिवेशन है? कहां करीब है? कोई बता सकता है कहां डेरिवेशन करी है ये? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर के बाद। अब तुम्हें यार ये देख के समझ में आ गया होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन नहीं है। चलें आगे बेटा। चलें चलो, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, लिखा था टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड एट दीज टू टेम्परेचर्स। कोई बता सकता है ये टॉपिक कौन सा है? एक चैप्टर कौन सा है? यह है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है स्टीफेंस लॉ से। स्टीफेंस लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन सेज कि किसी भी ब्लैक बॉडी में से जब एनर्जी रेडिएट होती है तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ स्टीफेंस कांस्टेंट।
अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से कितना चेंज कर दिया है बच्चों, 27 से कर दिया है 927 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये हो जाता है 273 ऐड करते ही 300 केल्विन, और ये कितना हो जाता है 273 ऐड करके, ये हो जाता है 1000 केल्विन। हमें बोला गया है कि रेशो निकालनी है एनर्जी की, तो E1 अपॉन में E2 क्या आ जाएगा, T1 अपॉन में T2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि 300, 9 2 11 और 12, 1200 तो लिखा है, सॉरी यार, ठीक है ना। तो 300 डिवाइडेड बाय 1200 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1/4 की पावर 4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 कितना हो गया, 256। रेशो निकालना है तो 1/156 मेरा 256 मेरा आंसर है। नोट कर लेना बेटा। चल सकते हैं आगे, चलो भाई चलो, बातें नहीं। इसका अगला पार्ट, wavelength of a radiation of a maximum energy emitted by sun is 4.9 into 10 की पावर -7 मीटर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला किसको याद है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट, लेमडा, लेमडा क्या, लेमडा कौन सा लेमडा, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, लेमडा जो होता है ये लेमडा एम है बच्चों। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जब किसी ब्लैक बॉडी में से कुछ रेडिएशन निकलती हैं तो अलग अलग एनर्जी की रेडिएशन निकलती होगी। एक ऐसी एनर्जी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लेमडा एम है। लेमडा एम इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज दैट वेवलेंथ फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम। तो लेमडा एम मैक्सिमम वेवलेंथ का सिंबल नहीं है, लेमडा एम सिंबल है कि ये वो वाली वेवलेंथ है जिसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो लेमडा एम इज अ वेवलेंथ फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्मूला अगर आपको याद आता हो तो लेमडा एम इज इक्वल टू बी अपॉन में टी आ जाता था, और लेमडा इंटू टी बराबर बी आ जाता था। ये हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे जो बी हमारा था एक्चुअली कॉल्ड एज अ वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हुआ करती थी 0.0029 मिली कैल्विन, आई एम सॉरी मीटर कैल्विन। भाई ये मीटर हो जाएगा और ये कैल्विन हो जाएगा, नहीं याद आया, बी क्या था 0.0029 मीटर कैल्विन। खैर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमें लेमडा एम गिवन है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 4.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, अप्लाइंग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ टू फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस। तो हमारा जो टेम्परेचर है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, बी अपॉन में कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर पाओगे, 0.0029 डिवाइडेड बाय लेमडा एम की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 4.9 इंटू 10⁻⁻7। अब देख रहे हो तुम्हें इक्के तुक्के क्वेश्चन मिलते हैं ना हर सैंपल पेपर करते हुए, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये सैंपल पेपर करना में सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है जो तुमने शायद अभी तक नहीं देखा था कहीं पे भी, पर इसमें हमने लॉजिकली पढ़ा तो है ना इस टॉपिक के बारे में। अरे बोलो, ओए बोलो भाई, चले क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है।
एग्जाम में आ सकता है ऐसा, इजी इजी भी इंपॉर्टेंट भी है। हाँ भाई, बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ भाई, अभी तो पढ़ा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2/9r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय, तो ये सब डेरिवेशन हम लोगों ने क्लास में करा रखे हैं। अगर हो तो ग्राफ व्राफ बना देना और फिर बता देना कि टर्मिनल वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, हमारी डेंसिटीज पे, ईटा पे और रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी पे। जी पे मत बोलना बिकॉज जी कांस्टेंट है और 2/9 भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अगले का है सेटअप अ रिलेशन बिटवीन अ स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। ये तो पढ़ रखा है अपना न्यूटन फॉर्मूला। साउंड की, साउंड कौन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का फॉर्मूला हमने निकाला है P अपॉन में रो, और करेक्टेड फॉर्मूला निकाला है अंडर रूट गामा P अपॉन में रो। हाँ या ना बोल। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, एक तो समझ में आ गया स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये है, दूसरा क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है, क्या फॉर्मूला था? रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला था अंडर रूट 3RT/m। ऐसा याद है क्या? कुछ याद ही नहीं है साला पागल। ये केटीजी में आया था पहले, बताओ केटीजी किसका कटा हुआ है? तुम तो सोचो ही मत, ठीक है, तुम लोग सोचो ही मत, है ना। जिसका एग्जाम में आ रहा है, देखो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? फॉर्मूले याद हैं? एक फॉर्मूला बताता है एवरेज का, याद है? अंडर रूट 8/π RT तो नहीं था दीदी? तुम्हें एक्सप्रेशन ऑफ RMS, एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल सारे याद होने चाहिए। अगर आपको याद आता हो तो मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता था अंडर रूट 8/π। रेशो याद है? अंडर रूट 8/π अंडर रूट 3 अंडर रूट रूट 2। ये था कौन सा? एवरेज। ये था RMS। ये था मोस्ट प्रोबेबल। मुझे फॉर्मूले याद नहीं करने, तुम्हें करने हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है बताना। ये क्वेश्चन जो है ये ऑसिलेशन और केटीजी दोनों मिला के है। ये RMS का फॉर्मूला याद आया? 100/3RT/m। RT की जगह PV डाल दूं चलेगा क्या? बोलो। क्या क्या V को नीचे ले जाऊं? कितना हो जाएगा बोलो? 3V अपॉन में M अपॉन 3P अपॉन में 3P अपॉन में M अपॉन में V। M अपॉन में V कितना होता है? रो। तो ये आ गया 3P/रो। ये वेलोसिटी कितनी है? गामा P/रो। ये कितनी है? अंडर रूट 3P/रो। इन्होंने क्या बोला है? रिलेशन सेट करो, रिलेशन सेट करो बिटवीन देम, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो नाउ C अपॉन में V अपॉन में C कितना हो जाएगा? V अपॉन में C हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा P/रो अंडर रूट रो अपॉन में 3, गलत तो नहीं लिख रहे, 3P। सही है क्या? बोलो यार। तो P से P काट दिया, इससे A कट गया, तो कितना बच गया? V इज इक्वल टू C अपॉन में अंडर रूट गामा/3। ये रिलेशन बनेगा। बुकलेट में बना रखा होगा रिलेशन। अंडर लेमडा कहां से आ गया यार? ओ इनका सिंबल मत देखना, हमारा सही है, ये सही रिलेशन है, इनका सोल्यूशन मत देखना। चले भाई, क्वेश्चन होता है ये वाला। उसके बाद इसका अगला पार्ट कहता है A wave is represented by this। किसको ये डेरिवेशन याद है? इसकी डेरिवेशन करी है, स्टैंडिंग वेव डेरिवेशन करवाई थी जब स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। पहला इक्वेशन देख रिप्रेजेंट कर रखा क्या? 2a sin kx cos ωt। मैं आपको ना एक चीज लर्न करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में से आ रही हैं, क्या बनाएंगी? स्टेशनरी वेव। दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आकर सुपर इम्पोज हो रही हैं, क्या बनाएंगी? स्टेशनरी वेव। एक वेव इधर से जा रही है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ωt प्लस kx। प्लस और माइनस समझ में आ रहा है? इधर जाएगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, वो होगी माइनस kx। इधर जा रही है तो नेगेटिव एक्सिस में जा रही है। समझ में आ रहा है? दोनों आपस में क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ωt। दिस इज इक्वेशन ऑफ
दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्विस्ट वेव। लेकिन जब मैंने क्लास में डेरिवेशन कराई थी तो मैंने एक डेरिवेशन कराई थी जब टकराकर रिवर्स करके आती है फेज अपना। अगर ये इक्वेशन ऐसे होती कि यहां से जो वेव गई वो है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और जब यहां से लौट के आ रही, आई एम सॉरी माइनस के एक्स, और जब यहां से आ रही है तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, सही है क्या? जब ये दो आपस में ओवरलैप करती हैं तो वो इक्वेशन बनती है जो तुम्हारी बुकलेट में आपके क्वेश्चन में लिखी है 2a sin के एक्स कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर इसकी जगह वेव ऐसे आए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी इक्वेशन आए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, तो प्लस पाई तब होता है जब रस्सी में आती है वेव्स, याद है क्या? रस्सी में यहां से हमने इसे डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करके वापस ऐसे आ रही है, तब यहां पे प्लस पाई आता है, याद आ रहा है? और जब इसको डिराइव करते हैं तो डेरिवेशन निकल कर आती है y इज इक्वल टू 2a sin के एक्स कॉस ओमेगा टी बट विद अ नेगेटिव साइन हेयर। अब आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यानी आपकी दूसरी वेव कौन सी वाली है? ये वाली। अगर माइनस साइन दे रखा हो तो दूसरी वेव कौन सी वाली हो जाती? ये वाली। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि पहली वेव है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, की एक्स माइनस ओमेगा टी एक ही बात होती है, तो दूसरी कितनी होगी बोलो? इक्वेशन ऑफ सेकंड कितना होगा? y इज इक्वल टू a sin के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर यहाँ पे माइनस साइन दे रखा होता तो क्या कर देता है? यहाँ पे प्लस पाई ऐड कर देता। अभी तो नहीं करना ना, आया या समझ में नहीं? अरे बोलो तो सही यार। चलो भाई अगला सवाल कर लें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। 28 का अगला एक और पार्ट रह गया है। दीदी प्लीज डोंट मेक डिस्टर्बेंस ना प्लीज। सवाल क्या पूछा है? इपोज क्या है? इपोज, इपोज क्या था याद है? जब दो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो इनके बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इपोज बोलते हैं। यूनिट क्या होती है उसकी? रेडियन होती है। सर सेकंड पेंडुलम क्या होता है बताओ? सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है दैट टेक्स अ सेकंड, और उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। एक ही बात है बेटा, बिल्कुल हाँ आप सही बोल रहे हैं, लड़की हो रही है। समझ में आ गया? आखिरी क्वेश्चन दे, अच्छा इसको ना प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आखिरी दे रखा है व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर अ मोशन ऑफ पार्टिकल टू बी एसएचएम? F is directly proportional to minus ky, या F is equals to minus of ky। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। अगला सवाल जी क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा वाले क्वेश्चन है? केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन। ये सब बकवास है, ठीक है जी। ऑर्डिनरी, क्लॉक, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट, लार्ज। हट। सवाल, पहला सवाल लिखा है, पहला सवाल लिखा है the period of pendulum depends upon, we people know time period of a simple pendulum is t equals to 2 pi under root l by g, तो depends upon length, yes under root length, पहला आंसर मिल गया। what is the length of a simple pendulum that takes a second? that is 1 meter, because that takes a second is called as a second pendulum, simple नहीं, a pendulum that takes a second is called as a second pendulum। अगला कहता है पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ आयरन रॉड, इट कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, हाउ फास्ट और स्लो इट विल गो आफ्टर 24 सॉरी आफ्टर इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। देखो एवरी, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या, इसका फर्स्ट पार्ट ये, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन जी, यस, के लगाया जा सकता है बिल्कुल यार। ये यानी ऑप्शन कौन सा लगाना चाहिए? ए की जगह कौन सा लगाना चाहिए? डी, ठीक है। तो फिर तो मैंने सही लगाया था। हाँ तो इसको ए और सी कर लो बस। ये भैया क्वेश्चन में प्रिंटिंग की गलती है और कुछ नहीं है।
इसका आंसर दोनों में आएगा, बिकॉज टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल है रूट के टाइम्स, और ये रूट जी है, तो दोनों दोनों आंसर सही होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करो एक बार जरा, टेक योर टाइम। कल मैंने एक थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, थर्मल स्ट्रेस, उसी का एक लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। शुरू करूं क्या, कर रहे हो कुछ, सोच रहे हो, सोचो। इसमें लिखा है एक पेंडुलम है जिसके पास आयरन रॉड है, यानी उसकी जो रॉड है, वो जो पेंडुलम की लेंथ है वो रॉड है, और वो 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम देती है। कितना फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी हमारी घड़ी 24 घंटे में 40 डिग्री टेम्परेचर पे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें दे रखा है। कोई भी रॉड जिसकी लेंथ एल है, अगर उसको हीट दी जाएगी और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बदल दिया जाएगा तो उसकी लेंथ डेल्टा एल बढ़ जाएगी। अगर हम बोलें कितनी लेंथ बढ़ी, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला एल अल्फा डेल्टा टी होता है। ये लास्ट क्लास में डिराइव किया है। क्या बताओ यार, नहीं याद आया? ये तो वैसे भी फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है भाई। अरे एक टर्म डिफाइन किया था, थर्मल स्ट्रेस, याद है क्या? यहां पे थर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा क्योंकि यहां पे फिक्स सपोर्ट्स नहीं है। ऑन हीटिंग टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन होगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन होगा क्या? हाँ होगा। एक्सपेंशन होगा तो लेंथ कितनी बढ़ेगी? एल अल्फा डेल्टा टी। सही है क्या? बोलो। अच्छा, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी कांस्टेंट है क्या? 2 पाई कांस्टेंट है क्या? यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है। अब ऐसा है, अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी लगा दूं, श्लोक ध्यान से सुनियो, डेल्टा, तो ये बन जाता है, ये दोनों तरफ तो लॉग लगा देता हूं। क्या लगा रहा हूं? लॉग। इसको काम करता हूं, प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, कांस्टेंट के लगा देता हूं। सही चलेगा? लॉग लगाओ, क्या हो गया? लॉग टी इज इक्वल टू के लॉग ऑफ एल की पावर 1/2। सही है क्या? सही है। के को लेट से हटाई देता हूं, आप प्रोपोर्शनलिटी को समझो, क्योंकि अननेसेसरी एक पैरामीटर और बढ़ रहा है। ये पैरामीटर्स बनेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो भी कुछ होता है पावर में वो आगे आ जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है? किसी को याद है? 1/x। अगर मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो था वो 1/x हुआ था, तो डी ऑफ लॉग एक्स कितना आ जाएगा? डी ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा dx अपॉन में x। बोलो यार। तो अगर मैं यहां पे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो हो जाएगा डी ऑफ लॉग टी प्रोपोर्शनल टू डी ऑफ 1/2 लॉग एल। तो यहां आ जाएगा डी टी बाई टी इज इक्वल टू, लगा लेता हूं चलो, 1/2 डी एल बाई एल। नॉट डी एल बाई एल और डेल्टा बाई एल बाई एल एक ही बात होती है। तो अगर मैं यहां से आप देखो डेल्टा एल अपॉन में एल या फिर डी एल अपॉन में एल निकालूं, तो ये बन जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो इसकी जगह व्हाट आई कैन राइट, इसकी जगह वी कैन राइट अल्फा डेल्टा टी। इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? ये अच्छा, ये दो सिंबल कंबाइन हो गए बाबूजी। ये कैपिटल टी टाइम है और ये टी टेम्परेचर है। किसी को स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। इसे स्मॉल टी लिख लूं, फिर इसे स्मॉल टी लिख लूं टेम्परेचर को? बोलो भाई, सिंबल फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है अब? बोलो भैया, हाफ अल्फा के लिए बताओ। अल्फा के लिए दे रखिए क्वेश्चन में 1.2 10 टू द पावर -6। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? पहले टेम्परेचर कितना था? 20 था, अब कितना हो गया है? 40 हो गया। 20 40 कितना हो गया? 20 ही हो गया डिफरेंस तो। और टी, कैपिटल टी कितना हो गया? कैपिटल टी 24 घंटे की बात हो रही है, तो यानी कि 24 इंटू 3600। सही है?
तो इसको कैलकुलेट अगर करें तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2.4 × 10⁻⁶, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन लिखी हुई है 1.0368 सेकेंड्स। ये इतना सेकेंड्स का आंसर आ रहा है। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस केस में टाइम बढ़ रहा है या घटेगा? अगर लेंथ बड़ी हो रही है तो टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो घड़ी पीछे रह जाएगी। समझो, दोबारा से कैलकुलेशन भूल जाओ एक टाइम के लिए, मेरे को सुनो। एक पेंडुलम चल रहा है, जब वो ऐसे जाके एक ऑसिलेशन करता है तो 1 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। लेकिन अगर उसकी लेंथ बढ़ गई तो उसका ऑसिलेशन का टाइम भी बढ़ेगा। यानी जिस 1 सेकेंड में उसे वापस यहां होना चाहिए था, अभी वो, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे काउंट करेगा। अब तो घड़ी पीछे रह जाएगी, आगे चली जाएगी, तो इट विल लूज, इट विल गेट स्लो, इट विल गेट स्लो विद हाउ मच टाइम? 1.0368 seconds. Is that clear? सही है। हाँ भाई, लाइव क्लास में किसी को डाउट हो तो पूछिए। लाइव में किसी को डाउट? चलें भाई, खत्म करते हैं फटाफट यार, 3 क्वेश्चन रह गए हैं इसके बाद, 3-4, और भी थ्योरेटिकल है, वो अपने आप किए जा सकते हैं। अरे भगवान, ये कैसा सवाल है? द सिंपलेस्ट टेम्परेचर कंपनसेटेड पेंडुलम। टेम्परेचर कंपनसेटेड होता है कि ऐसा पेंडुलम जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी कोई चेंजेस ना दिखाए। वैसे इन प्रकार के पेंडुलम का एक स्पेशल कैटेगरी है, और उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। ये है हमारे ग्रिड्रॉन पेंडुलम्स। ग्रिड्रॉन पेंडुलम्स क्या होते हैं? इसके अंदर ना 5 रॉड्स लगी हुई होती हैं। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड। खैर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में कुछ भी दे रखा है। तो वैसे पेंडुलम में इसमें 5 रॉड्स होती हैं। 3 जो रॉड होती हैं शायद स्टील की होती हैं, ऐसा कुछ होता है। इसके अंदर 3, हाँ 3 स्टील की रॉड होती हैं, 2 जिंक की रॉड होती हैं। तो ये कैसा सवाल है? मतलब दिस इज आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट ना। तो खैर वी कैन लीव दिस, बट हाँ इसका आंसर मार्क करना तो कर सकते हो। लिखा है इन ग्रिडॉन टेम्परेचर कंपनसेटेड पेंडुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देयर आर 1, 3 and 5 आर द ब्रास रॉड्स, आयरन। ये 3 ये है, और एक ब्रास। आयरन और ब्रास बोले नहीं, आयरन और जिंक होता है। गलत ही है क्वेश्चन, जिंक ब्रास, चलो वो एक ही होता होगा। क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है, ठीक है ना। तो लीव दिस। ओह ट्रिपल पॉइंट, ये सिलेबस का पार्ट है। अभी रिवीजन क्लास में ट्रिपल पॉइंट पढ़ाया क्या किसी को? व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न दिस ग्राफ, लर्न दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। दिस इज फॉर द CO2 एंड दिस इज फॉर वाटर। ये पानी का है और वो CO2 का है, CO2 का है। ये ना ये फेजर डायग्राम है, ये PT ग्राफ है, ये प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है। ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन के इस तरफ है सॉलिड, इस तरफ है वेपर। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ है सॉलिड, इस तरफ है लिक्विड। और ये जो लाइन है इसकी तरफ, इस तरफ है लिक्विड, इस तरफ है वेपर। ये जो लाइन है B से लेके O वाली, ये सॉलिड और वेपर के बीच में है। सॉलिड और वेपर का मतलब हुआ सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्जन, और सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्जन को सब्लिमेशन बोलते थे, अगर आपको याद हो। इसलिए इस लाइन का नाम होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलते हैं इसे? सब्लिमेशन कर्व। ये जो लाइन है किसके बीच में है? वो सॉलिड और
लिक्विड के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में हो रहा है तो ये होगा फ्यूजन कर्व, बिकॉज सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम बोलते हैं फ्यूज हो गया। और यहां है लिक्विड और वेपर के बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में है, यानी कि ये हो गया लिक्विड से वेपराइज हो गया, वेपराइजेशन कर्व, इसे क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन कर्व। ये मुझे सैम्पल वेबर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसमें से ज्ञानवर्धक बात निकल कर आ रही है लोगों के लिए। और तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी थे, लेकिन ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल निकला। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। इस पॉइंट पे जो वाटर है वो अपने वेपर स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। अगर आप यहां देखेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू यहां पे है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और यहां प्रेशर की बात करें तो कितना लिखा है 0.06 atm। अगर यहां कार्बन डाइऑक्साइड होता तो यही हमारा टेम्परेचर हो जाता -56.6, शायद 4 था ये, पता नहीं, चलो कोई नहीं, -56.6 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर है कितना यहाँ पे 5.11 atm। क्या सवाल क्या पूछा है, सब्लिमेशन रिप्रेजेंट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, सॉलिड एंड वेपर स्टेट, सॉलिड एंड वेपर स्टेट, यानी कि ऑप्शन बी। चले अगला, इसी का क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इसी पे है, दे रखा है द टेम्परेचर एंड द प्रेशर एट विच 3 phases ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। लिखा है ड्यूरिंग फेज चेंज। आपको याद होगा मैंने रिवीजन क्लास में फेज डायग्राम भी आप लोगों को बताया था, कुछ याद है किसी को, पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ऐसे था, बोलो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था, बस पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, एंड देन ऐसे, एंड देन, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे बनेगा, याद है, पहले सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर वेपराइज होता है, गैस होता है। जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए। अगला सवाल कहता है ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर, क्या अभी अभी हमने देखा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था ये, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, देखो मैं कह रहा था ना ये 56.4 होता है, अब गलत प्रिंट हुआ हुआ है, 56.6 लिखा हुआ है, इट इज 56.6 डिग्री सेल्सियस एंड 5.11 atm। टू क्रॉस चेक वेरीफाई फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, वो कह रहा है कि सर ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर बताओ यूजिंग आइडियल गैस, बता सकते हो, ये वाला क्वेश्चन सिलेबस के बाहर है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने आप लोगों को कल पैरेलैक्स मेथड सिखाया था, एंगल इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस का कॉन्सेप्ट याद है किसी को क्या, ये उसी से सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 31 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है टॉर्क का डेरिवेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। टॉर्क के दो डेरिवेशन कराए थे अगर आपको याद हो, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कराया था x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स, रिमेंबर, और एक कराया था आर एफ साइन थीटा, ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट वो वाला है। डिराइव डिफाइन इसके वेलोसिटी कर सकते हैं, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दैट से कर सकते हैं, लोकेशन में डिपेंड करता है। हाँ, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दे फटाफट, अंडर रूट जी एम अपॉन में आर, और आर की वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पे, सिंपल फॉर्मूला है, हाँ आर की वैल्यू हर जगह सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट ही होती है, सेम ही होती है, लेकिन अगर हम तुम बताना भी चाहते हो तो बता सकते हो कि जो शेप है अर्थ की वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, तो आर वी की वैल्यू कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, एसेंट फॉर्म में डिराइव कर सकते हो क्या। व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और अगर आपको याद हो ये हम लोगों ने पढ़ा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होता है के ए डेल्टा टी अपॉन में एक्स, तो डेल्टा टी अपॉन में एक्स से हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा। और टेम्परेचर ग्रेडियंट का अगर हम लोग बोलें कि डायमेंशन क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी इंटू के इंटू ए। व्हाट इज के इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ए इज अ टेम्परेचर, एंड डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा जूल पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दैट्स इट जी, ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 था, सॉरी 4 था। अभी हमने 2 सैंपल पेपर किए हैं, दोनों कल भी किया और आज भी किया, दोनों से एक सीख बहुत जरूरी है कि अगर सैंपल पेपर करोगे तो जरूर आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, सैंपल पेपर करना जरूरी है। तो अभी फिलहाल जब आप अगली क्लास के लिए आएंगे, यू हैव अ क्लास ऑन दिस संडे, मैं आपको उसका शेड्यूल दे देता हूं। आज का डे है हमारा फ्राइडे, तो वी डोंट हैव एनी क्लास ऑन सैटरडे, तो हम लोग संडे को मिलेंगे और आगे का मैं प्लान बता दूंगा। फिलहाल हमने 2 सैंपल पेपर कर लिए हैं,
अगले सैंपल पेपर डिस्कस करने हैं या क्वेश्चन कराने हैं? सैंपल पेपर डिस्कस करने हैं। 3 मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं, 3 के सोल्यूशन यूट्यूब पे भी पड़े हैं, आपके एप्लीकेशन भी पड़े हैं, तो तीनों वो भी कंप्लीट करने हैं। अभी फिलहाल क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। लाइव किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग अभी क्लास को एंड कर रहे हैं यहाँ पे। लाइव क्लास में किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चे का डाउट है लाइव क्लास में, क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या डाउट है बेटा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 में सर, क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर? अच्छा, डबल स्लिट का ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंसी है रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे डिस्कस करने के योग्य नहीं है। ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो बेटा सवाल, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। इसका ना प्रिंट आउट